हाँ जी। हाँ, कर लिया। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ संध्या, राधे राधे, जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है और बढ़िया तरीके से। और एक बात जो कि मैं उससे भी पहले ये कहना चाहूँगी कि कल टेलीग्राम पे आप लोगों के जो ग्रुप में क्वेश्चंस थे उनमें से एक क्वेश्चन जो कि कॉमन था कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए था। तो मैंने एक ही चीज़ कही थी और उस दिन भाटी सर भी लाइव थे जब उन्होंने भी आप लोगों को एक ही चीज़ समझाई थी कि अभी इतनी जल्दी की बात नहीं है। और अभी पहले आप थ्योरी क्लासेस को अपना थ्योरी कवर कर लीजिए सारे सब्जेक्ट्स में। तो यही मैं आपसे कहूँगी। पवन सिंध जी आ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग जी। शीला मुंडुरिया मुंदुइया के नाम से आईडी है, मोस्ट वेलकम, हेलो जी। पिंकी सेपत और मुकुल शर्मा, कल आप लोग मेरे ख्याल से लाइव नहीं थे क्लास में, राइट? मुकुल थे। निखिल कश्यप, मोस्ट वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं और केमिकल बॉन्डिंग कल हम डिस्कस कर रहे थे, राइट? निखिल कश्यप, गौरव यादव, हुलसराम मुघेल जी, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। जय हिंद जी। विपिन मौर्य, इंद्र प्रताप, बाकी लोग धीरे धीरे आते रहेंगे और सब धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आपने पीरियोडिक टेबल और कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, क्या, केमिकल बॉन्डिंग, उसको आपने पिछली क्लास को देखा है। ठीक है, लाइव नहीं देख पाया करो लेकिन अगली क्लास में आने से पहले पिछली को जरूर देख लिया करो। तो दोस्तों, रासायनिक बंध की ही चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपसे क्या डिस्कस किया था? कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्डिंग, या जिसको हम रासायनिक बंध बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग या जिसको हम रासायनिक बंध बोलते हैं, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जिसमें हमने आपसे चर्चा की थी क्या, कि नंबर 1 पे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या जिसको हम बोल देते हैं आयनिक बंध भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी आयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है। अन्यथा इनको हम बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध, है ना? जिसमें हमने आपसे एक छोटी सी बात बताई थी क्या, कि ये ज्यादातर धातु और अधातु तत्वों के मध्य लगते हैं, बनते हैं। इसमें ज्यादातर क्या होंगे, एक होगा मेटल और दूसरा होगा नॉन मेटल। जैसे कि हमने वेरियस एग्जांपल्स आपको दिए थे, जैसे कि NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कहने का मतलब ये कि इसमें एक तरफ धातु तत्व मिलेगा और दूसरी तरफ अधातु तत्व। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ठीक है, मोहम्मद अशफाक जी, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अच्छा, अच्छा, मॉक टेस्ट के बारे में जब आप लोग चर्चा कर रहे हो, वरना तो मैं ज्यादातर अपने क्लास पे, मतलब, लेकिन आज मैं खुद एक बात कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज हमने ऐसे ही बैठे बैठे देखा कि ऑनलाइन किस किस संस्था ने प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल कर रखे हैं। तो हमने उसमें ऐसे ही जब चीज देखी, सर्च करी, तो उसमें मैंने देखा क्या कि AWO TPO के लिए जो स्टडी प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया है, वो 2 प्रकार की संस्थाएं हैं। एक वो जो कि तैयारी करवाती भी हैं और साथ में प्रैक्टिस मटेरियल, जैसे हम RWA। और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सिर्फ जिनका प्रैक्टिस मटेरियल या मॉक टेस्ट बिकते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मेरी बात समझिएगा, मैं यहाँ किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो चीज मैं देख के शॉक्ड हो गई वो ये कि ऐसे कई मार्केट में ऑनलाइन मॉक सेशंस प्रोवाइड करने वाले अवेलेबल हैं, जिनको सिर्फ इससे मतलब है कि हमें बेचना है AWO TPO के नाम पे प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है या तो कतई हल्का क्वेश्चन रख दिया है, और या तो वो क्वेश्चन उन श्योरली, क्योंकि PYQs पेपर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके,
और वो हम मंडे को जब 6 बजे से आपकी रोज प्रैक्टिस सेशंस स्टार्ट करेंगे वाईटी सेशंस पे, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से हम बताएंगे कि ये चीजें आपकी आई हुई हैं। लेकिन कतई तुम बच्चों को प्रैक्टिस मटेरियल बेचने के नाम पे कहीं तुम कतई एसएससी के क्वेश्चन दे रहे हो, और या कतई तुम नीट लेवल के क्वेश्चन उठा के दे रहे हो सिर्फ इसलिए कि क्या देखा है, एलिजिबिलिटी 10+2 मांगी गई है, अरे थोड़े टफ क्वेश्चन साइंस के उठाओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और दे दो। ऐसे नहीं होता। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप जिस भी चीज से प्रैक्टिस कर रहे हो कोशिश करिए कि कोई भी जिस भी वेबसाइट से या जहां से भी स्टडी या प्रैक्टिस मटेरियल आप ले रहे हैं, रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, जिम्मेदार हो। चाहे वो कोई बुक हो तो वो प्रकाशन काफी लंबे समय से जिम्मेदार हो। मेरी बात समझ में आई? रिलायबल पब्लिकेशन को हमेशा यूज करिएगा। हाँ ठीक है, ओके। चलो अब हम आज इन चीजों पे चर्चा करेंगे, अन्यथा बहुत सारी चीजें हैं वो तो फिर हम YouTube पे भी और अब चलती रहेंगे। इधर देखो ध्यान से। तो हमने कल की क्लास में आपसे क्या डिस्कस किया था, आपके प्रश्न लूंगी मैं, प्रश्न लूंगी C2H5 में भी हम बताएंगे। बैठ जाइए, इधर देखिए। बैठ जाइए मतलब ऐसे कह रहे हैं जैसे ऑफलाइन हो। इधर देखो, तो क्या कह रहे थे हम कि कल की क्लास में हमने आपसे चर्चा की थी कि धातु अधातु तत्वों के मध्य जब पूर्ण रूप से एक बन जाता है दाता और दूसरा बन जाता है ग्राही, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, जिसको हम बोलते स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ये मतलब क्या होते हैं? प्रबल बंध होते हैं। और दूसरे टाइप के बंध हमने आपसे डिस्कस किए थे जिनको हम कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने आपको एक चीज समझाई थी हिंदी में जिनको हम सह संयोजक बंध कहते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये ज्यादातर दो नॉन मेटल्स के बीच काम करते हैं, जैसे कि CO2, जैसे कि H2O जल, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, जैसे कि सारी गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, जितनी गैसें हैं सारी डायटोमिक गैस O2, N2, H2, Cl2, सारी गैसें। O2 दो ऑक्सीजन, दोनों अधातु अधातु परमाणु हो गए ना, मेरी बात समझ आई? तो जितनी डायटोमिक गैसें हैं, जितने हमारे मतलब ज्यादातर मटेरियल जो कि लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, वो ज्यादातर दो अधातुओं के बीच बंध अवस्था में ही, एक कॉमन सी बात है, वो पाए जाते हैं। आ गए अंकित? मोस्ट वेलकम। और हमने कल आपसे चलते चलते डिस्कस किया था क्या, तीसरा और एक टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का ही, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं या जिसको हम उप सह संयोजक बंध भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझिएगा, कल हमने आपको बताया था कि ये एक प्रकार की होती तो शेयरिंग है, लेकिन एक तरफा वन साइडेड शेयरिंग होती है। वन साइडेड का मतलब पहली बात तो ये कि इसमें पूरा एक पेयर साझा किया जाता है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में। इस पे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था। अच्छा ठीक है, बुक हम देख के बता देंगे। ठीक है, बुक हम देख के बता देंगे, लेकिन प्रकाशन जो है, जैसे किरण प्रकाशन की है, पब्लिकेशन है, काफ़ी टाइम से है, और इनकी कोई बुक हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी मेरे ख्याल से तो हम लोगों ने भी प्रैक्टिस मटेरियल 100 सेट आपको 100 क्वेश्चंस के सेट प्रोवाइड करा दिए हैं, वो मैं कंफर्म करके बता दूंगी। अभी आज देखते हैं, क्योंकि आज बॉन्डिंग खत्म भी करनी है और आज हम कुछ मॉक क्वेश्चंस भी लेके आए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे तीसरे और जो कि काफी इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। ऊपर देखिए बोर्ड की ओर, अब आप ध्यान से, नहीं तो इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछोगे। हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं? हाइड्रोजन बंध, पहले मन में जवाब आया होगा कि जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ऐसा लगभग देखा जाए तो ये बात सही है, हाँ, ऐसे बंध। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है कि क्या हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, क्या उसमें हाइड्रोजन बंध होता है? तो मेरा जवाब है नहीं। क्या? ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले समझेंगे कि जब हाइड्रोजन किसी ऐसे दूसरे एटम के संग कंपाउंड या यौगिक बनाता है जो कि काफी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ये लर्न करने की एक ट्रिक है कि फोन, क्या याद रखोगे? फोन, ये वाला फोन नहीं, ट्रिक वाला फोन, FON, फोन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किन तीन एलिमेंट्स के साथ जब कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन, तो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट तो हमको याद रखना है कि ये दो परमाणुओं के मध्य नहीं लगता। जितना बता रही हूं पहले उतना समझो, फिर अभी बताती हूं कैसे। क्या कि इट इज नॉट, याद रखेंगे यह परमाणुओं के मध्य नहीं, यह परमाणुओं के मध्य नहीं, बल्कि किसके बीच लगता है? अणुओं के मध्य लगता है, अणुओं के बीच होता है। तो इट इज एक्चुअली नॉट बिटवीन द एटम्स, it will work between the complete molecules. It is a one type of intermolecular attraction force. हाँ, अच्छा ठीक है। और तीसरी बात हमको दूसरी बात जो कि हमको ध्यान रखनी है कि इसमें, याद रखेंगे, इसमें हाइड्रोजन के साथ जब कोई अत्यंत ऋण विद्युती, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब एटम, परमाणु जुड़ता है या बंध बनाता है, यौगिक बनाता है, बंध नहीं, यहां शब्द लिखो यौगिक बनाता है, तब ऐसे परमाणुओं के मध्य, ऐसे अणुओं के मध्य क्या लगते हैं? हाइड्रोजन बंध आ जाते हैं, बंध बनता है। ये बात जो हमने लिखी है, इसको अब हम एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं, उससे समझिएगा एक बार। हाँ ठीक है, मनीष चौधरी जी इधर देखिए अब आप ध्यान से। सबसे पहले अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। जी हाँ, ये वही एसिड है जो कि जिस ग्लास वेसल में रखा होता है, ये उसके साथ भी रिएक्शन कर जाता है। इसको हम एसिड बेस वाले चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे तो डीपली पढ़ाएंगे। क्या? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यहां आपको फिलहाल एसिड से ज्यादा मैटर ये रखता है हाइड्रोजन, जहां एक काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरीन काफी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से सुनो। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2 7। तो ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन एक परमाणु और एक इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन को कितने बनाने हैं? एक इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार से मिल जाए। हाइड्रोजन, यार तुम एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। हाइड्रोजन बोला हम कहां से दें, हम तो खुद ही एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो मेरी के कक्षा पूरी हो जाए। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो हम अपनी के शेल पूरी कर लें। तो दोनों क्योंकि नॉन मेटल हैं, तो एक बात पक्की है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से देगा और ना कोई पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो क्या होगी? साझेदारी, कि ऐसा है तुम अपना काम निकाल लो, हम भी निकाल लेते हैं, तुम मेरा यूज कर लो। तो वही है, कल मैंने बोला था ना, एक इलेक्ट्रॉन के बदले एक इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो गिना ही के शेल पूरी करने के लिए, साथ में इस एक इलेक्ट्रॉन को साझा किया, फ्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन ने भी एक के बदले एक को यूज किया। तो याद रखेंगे इनके बीच वैसे तो नॉर्मल शेयरिंग हुई है। अभी कौन सी शेयरिंग हुई है? नॉर्मल। परमाणुओं के मध्य अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी हमने अणु बात ही कर, अभी तो एटम चला, हाइड्रोजन एटम, फ्लोरीन एटम। तो एटम के बीच तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग है, सिंपल सहसंयोजक बंध है। तो फिर हाइड्रोजन बंध कहां है? भाई हाइड्रोजन बंध यहां आ जाता है। कैसे? इधर देखो, ये है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, एक अणु, एक और अणु ये आ गया, एक और अणु ये आ गया, चलो एक और अणु ये ले लिया। एक बात तो तुम भी समझते होगे कि खाली एक मॉलिक्यूल से कुछ नहीं होता। हम पानी पीते हैं तो क्या सिर्फ एक मॉलिक्यूल पीते हैं? जाने कितने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हम पानी के पी जाते हैं। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, गौरव यादव इधर देखो, क्लास ध्यान दो।
तो हम यहां पे अब बात कर रहे हैं अब कहां पे वर्क करेगा, मॉलिक्यूल्स में कहां। तो याद रखिएगा कि जब ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक बने जिसमें हाइड्रोजन के साथ कोई बहुत ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व या फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जुड़े, तो ऐसी सिचुएशन में दो अणु जब पास पास आते हैं तो दो अणुओं के मध्य पोलैरिटी आ जाती है, ध्रुवीयता स्थान ले लेती है, और धनावेशित ध्रुव और ऋणावेशित ध्रुव जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, जैसे कि इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो इन अणुओं के मध्य, अगेन आई विल रिपीट माय वर्ड, तो इन अणुओं के मध्य एक प्रकार का आंशिक आकर्षण बल कार्य करने लग जाता है, जिसमें ना कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, ना ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। मैं फिर से आपसे यही कहूंगी, हाइड्रोजन बंध में ना ही इलेक्ट्रॉन का डोनेशन एक्सेप्शन होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। आंचल, क्लास एंड होने से पहले हम 5 मिनट आपको देंगे पक्का। अभी आप मुझे पूरी क्लास का टाइम दे दो प्लीज, सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्चुअली वेरी वीक बॉन्ड। इसमें ना कोई इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है। हिंदी की परिभाषा पहले सुन लो, हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का अंतरा आणविक आकर्षण बल है जो कि अणुओं के मध्य जब ध्रुवीयता स्थान ले लेती है, धनावेशित और ऋणावेशित ध्रुव बन जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं, तो उनके बीच कार्य करना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि नाम ही हाइड्रोजन बॉन्ड है तो एक बात पक्की है कि ये ऐसे यौगिकों में लगेगा जिसमें हाइड्रोजन हो, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कोई नॉर्मल हर एलिमेंट नहीं, हाइड्रोजन के साथ कोई अत्यंत ऋण विद्युती मतलब काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन। तो याद रखेंगे, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि हमने आपको पी ब्लॉक एलिमेंट, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट बताए थे, कौन कौन से आ गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट के ग्रुप थे, जिसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और 15 से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम है ना, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ऐसे ही हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो आपको ऐसे ध्यान रखने हैं कि 15, 16, 17 के जो ऊपर वाले एलिमेंट, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ऐसे चाहे याद रख लो, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि हाइड्रोजन बंध क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। तो यहां पर हम लिखेंगे ये है, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां पर लिख दें हम वीक बॉन्ड, दुर्बल बंध होते हैं। एक बात और लिख दूं क्या, कि ये परमाणुओं के मध्य नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, अणुओं के मध्य लगते हैं। इट इज जस्ट अ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण बल है। हाँ अखिल कुमार हर चीज को लेके कोई परसेप्शन नहीं बनाते, अवधारणा नहीं बनाते। तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब हम आपको जरूर देंगे। परसों हम आपके ही प्रश्न लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि बात को पूछने का तरीका घुमाया जा सकता है, लेकिन केमिस्ट्री अपने घर से लेके कोई नहीं आएगा। थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दीजिए। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल। हाँ जी, हिंदी में लिखें, क्या चीज हिंदी में लिखें बताओ, क्या चीज हिंदी में लिखें, सह संयोजक। पूरी पीडीएफ देंगे आपको हिंदी में, यहां पे आप लिखना चाहो, लो भाई यहां सह संयोजक, यहां 1-2 जगह ही हमने लिख रखी है, ठीक है, आई बात समझ में। चलो आगे बात कर रहे थे हम, चलो इसमें देखते हैं, इसको प्योर हिंदी में देख लेते हैं और इंग्लिश में भी बता देंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, परमाणु क्रमांक संख्या 1, ऑक्सीजन 8, 2, 6। खाली वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इधर देखो, हाइड्रोजन H2 और ये रहा O,
ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का एक परमाणु यूज करा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन यूज किया, शेयर किया, साझा किया, और इस हाइड्रोजन ने भी ऑक्सीजन का एक परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा किया। इसके कितने हो गए? के कक्षा पूरी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन पक्के, के शेल कंप्लीट हो गई। इसके भी के शेल पूरी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन पक्के। ठीक है, अब बची बात ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे। एक एक इलेक्ट्रॉन तुम अपना लाओ, तुम अपना, एक के बदले एक हम तुम्हारा यूज करेंगे। सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग है, कुछ भी अभी तक हाइड्रोजन बॉन्ड वाला नहीं है। हाँ ठीक है, ओके विकास यादव। तो हाइड्रोजन बंध है कहां? हाइड्रोजन बंध काम करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच। 2 या 2 से अधिक जल के अणु जब परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन जाते हैं और अणुओं के मध्य एक ध्रुवीयता, एक पोलैरिटी स्थान ले लेती है। पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जब आमने सामने आते हैं तो एक प्रकार के अंतरा आणविक आकर्षण बल, अगेन आई विल रिपीट माय वर्ड, क्या? एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर, एटम के बीच नहीं, ये पूरे पूरे मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्थान ले लेता है, जिसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्यादातर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस प्रकार से डॉटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ठीक है, किससे? हाँ, डॉटेड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड। कल की क्लास में एंड में एक मैसेज था, आईडी का नाम याद नहीं, मैम वॉन्डरवाल फोर्सेस क्या होते हैं? तो मेरी बात सुनो, बिल्कुल सेम कहानी है जैसे कि अब तक जितने बंध हमने पढ़े, कौन कौन से? इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और हाइड्रोजन बंध। इनमें एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि पिछले जो 3 बंध हमने कल की क्लास में पढ़ाए, उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या साझेदारी, मतलब शेयरिंग होती है, और वो होते हैं किसके बीच? एटम के बीच की कहानी है, परमाणुओं के मध्य हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन में क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है? अणुओं के मध्य अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन एक्सेप्शन नहीं है। सेम इसी कैटेगरी में आता है वांडरवाल बल, जिसके लिए नाम ही कह दिया जाता है दुर्बल वांडरवाल बल या वीक वांडरवाल फोर्सेस। तो क्या होते हैं वीक वांडरवाल फोर्सेस? तो मेरी बात सुनो ध्यान से। हाइड्रोजन बंध के बाद इनसे भी ज्यादा दुर्बल बंध होते हैं, जिनको हम वांडरवाल फोर्सेस कहते हैं। तो क्या है वांडरवाल फोर्सेस? ध्यान से सुनो, वांडरवाल बल भी एक प्रकार के अंतरा आणविक आकर्षण बल होते हैं। बस जैसे हाइड्रोजन बंध की, ध्यान से सुनिए, जैसे हाइड्रोजन बंध की एक शर्त होती है कि हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा, और दूसरी शर्त होती है कि दूसरा जो एलिमेंट होगा वो कोई भी नहीं होगा, एक सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन कंपलसरी है, और हाइड्रोजन के संग या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। लेकिन वांडरवाल फोर्सेस में ऐसा नहीं होता। ये अक्सर किन में पाए जाते हैं? ज्यादातर गैसों के मध्य लगते हैं या फिर तरल अवस्था में पाई जाने वाली चीजों के मध्य लगते हैं। हाँ, तो बात समझिएगा, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए मैम। तो ध्यान से सुनिए, जैसे कि ग्रेफाइट है, कार्बन का अपर रूप हमने समझाया था। अभी मेरी इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई क्या? कि वांडरवाल बल भी एक प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अंतराण्विक, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान इसमें भी नहीं है, अंतराण्विक बल होते हैं, आकर्षण बल होता है। पोलैरिटी की वजह से यह भी होता है, और यह भी किसकी वजह से होता है? ध्रुवीयता के कारण होता है। एक बात, पोलैरिटी का कारण यहां भी आ गया। और इसमें हाइड्रोजन कंपलसरी नहीं है।
हाइड्रोजन बॉन्ड में तो हाइड्रोजन होगा ही। हाँ, के टाइप नहीं हुए। हाँ ठीक है, इधर देखो। और ग्रेफाइट की अगर हम बात करें ये कैसे, तो ध्यान से सुनो। हमने आपको जब कार्बन के एलोट्रोप पढ़ाए थे तो हमने आपको पढ़ाया था कि प्रकृति में कार्बन एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4। प्रकृति में कार्बन जब अपने ही कार्बन परमाणुओं के संग इस प्रकार से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या समषटफलकीय संरचना बनाते हुए पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एलोट्रोप का मतलब ही है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व अपने ही परमाणुओं के संग जुड़ा हुआ पाया जाएगा। ठीक है, गौरव यादव तुमसे भी बात करते हैं क्लास में, देखो। तो ध्यान से सुनिए, ग्रेफाइट में ये कहां से, क्या तुमने कभी सोचा कि ग्रेफाइट को हम कहां पर यूज करते हैं? ग्रेफाइट को हम एक ल्यूब्रिकेंट के रूप में, एक शुष्क स्नेहक, ऐसी भारी भारी मशीनें जिनमें हम तेल या ग्रीस वगैरह लिक्विड ल्यूब्रिकेंट नहीं डाल सकते, वहां पर हम सूखे ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं उसकी चिकनेपन के कारण। वो चिकनेपन का कारण क्या है? तो उसका कारण है कि इन हेक्सागोनल रिंग्स के मध्य ये जो लेयर हैं इनके बीच यहां पर वीक वांडरवाल बल कार्य करता है, दुर्बल वांडरवाल बल कार्य करते हैं, फोर्सेस। तो एक चीज हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, क्या लिख देती हूं, क्या कि वांडरवाल बल भी एक प्रकार के अंतरा आणविक आकर्षण बल होते हैं जो कि किसके बीच कार्य करते हैं? जो कि पूरे अणुओं, नॉट एटम्स, परमाणुओं के मध्य नहीं, जो कि अणुओं के मध्य लगते हैं, अणुओं के मध्य लगते हैं। लेकिन कंपैरिजन जब हाइड्रोजन बॉन्ड से हम करते हैं तो इसमें शर्त नहीं होती कि हाइड्रोजन कंपलसरी हो। ठीक है अनूप वर्मा, लेकिन ये किसकी तुलना में? ये हाइड्रोजन बंध से भी दुर्बल होते हैं, लेकिन यह हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध से भी दुर्बल बंध है, आ गई बात समझ में? तो एक चीज हमें समझनी है कि नॉर्मल एलिमेंट्स जिनमें कंपलसरी नहीं है कि हाइड्रोजन के बीच ही हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको किन किन में ध्यान रखना है? बेसिकली जो सबसे ज्यादा, कल तुम अब ताज्जुब मानोगे, तुम्हारे क्लास में हमने लास्ट में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल दिया था कि अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बीच जो एक पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो वो आपका पूछा जा चुका है। जी हाँ ऋषि, पोलैरिटी का मतलब ध्रुव, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल बन जाना। एक काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन, और दूसरा फ्लोरीन जैसा काफी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बात करते हैं सिग्मा और पाई बंध मैडम क्या होते हैं, क्या उनका भी इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना है? तो ध्यान से सुनो, सिग्मा बंध क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स, या जिनको हम इस प्रकार से सिंबल सिग्मा बॉन्ड्स, हिंदी में भी इसी प्रकार से सिग्मा बंध लिख देते हैं, क्या होते हैं ये? तो इनका इलेक्ट्रॉन वगैरह से लेना देना नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर परमाणु संरचना वाला जब चैप्टर पढ़ाया था तो हमने आपको, कमल चिंता मत करो, इंग्लिश में भी एवरीथिंग, देखो सी हियर I will provide the complete PDF, everything whatever I have note down here I will give you in both of the languages। चिंता मत करो, स्वयं हम हिंदी मीडियम की छात्रा हैं, इंग्लिश मीडियम को कोई दिक्कत ना है, पूरी PDF में। यहाँ हम लिख के सिर्फ समझाने आए हैं आपको, यहाँ पे हम लिख के सिर्फ समझाने के लिए लिख देते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप अभी कंसेप्ट समझिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत आए, आपके कमेंट हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि बस यही बोल रही हैं और लाइव क्लास में हमें कोई सुनने वाला नहीं। थैंक यू। चलो चंदू जहांगीर जी इधर आ जाओ। सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आप देखो ध्यान से।
क्योंकि यही कॉन्सेप्ट की चीजें यहीं से उठा के पूछ लेगा। सिग्मा बंध क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। ये क्या है? ये है क्या? तो हमने आपको चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे कि ऑर्बिटल क्या, कक्षाएं 4 प्रकार की होती हैं। KLMN क्या, कि परमाणु में नाभिक के बाहर ऊर्जा स्तर या शेल्स पाए जाते हैं, जिनको अंग्रेजी के अक्षर KLMN से निरूपित या रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो कक्षाएं या जो शेल्स होती हैं, ये काफी हायर एनर्जी लेवल, उच्च ऊर्जा स्तर हो जाते हैं, जिसको फर्दर जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसने कहा कि ये जो शेल्स हैं ये काफी उच्च ऊर्जा स्तर हैं या हायर ऊर्जा एनर्जी लेवल हैं। ये जो होते हैं ये पुनः विभाजित होते हैं इनसे निम्न ऊर्जा स्तरों में, जिन्हें हम सब शेल्स कहते हैं, जिनको हम लोअर एनर्जी या लोएस्ट एनर्जी लेवल बोलते हैं। लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इन सब शेल्स को जिनको हम ऑर्बिटल्स बोलने वाले हैं, आज इन्हीं के बारे में हम कुछ चीजें समझेंगे। 4 प्रकार की ऑर्बिटल्स होती हैं, तो ध्यान से सुनो। S P D F। ये जो है इनका आकार होता है, जैसे कि S ऑर्बिटल गोलाकार होती हैं, P ऑर्बिटल डम्बला या डम्बल शेप में होती हैं, D ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप में होती हैं, और F कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है या जटिल संरचना होती है, इनका कोई सुनिश्चित आकार नहीं होता। थैंक यू सो मच। इधर देखो अब ध्यान से। तो अब याद रखिएगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड कुछ नहीं है। जब जिन उप ऊर्जा स्तरों में, जिन ऑर्बिटल्स में, इन ऑर्बिटल्स में SPDF 4 प्रकार की ऑर्बिटल्स, इनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, कई बार ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करती हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, ओवरलैपिंग, जिसको हिंदी मीडियम में हम पढ़ के आए हैं अतिव्यापन। तो याद रखेंगे, ऑर्बिटल्स को शुद्ध हिंदी में अगर देगा तो कक्षक कहते हैं। तो जब ये कक्षक या ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करती हैं, ओवरलैपिंग का मतलब अतिव्यापन होता है इनका। अतिव्यापन 2 प्रकार का होता है, एक कंप्लीट ओवरलैपिंग और एक होती है पार्शियल ओवरलैपिंग, पूर्ण अतिव्यापन और आंशिक अतिव्यापन। तो एक जिसको बोलते हैं कंप्लीट ओवरलैपिंग, या जिसको हम बोलते हैं पूर्ण अतिव्यापन, और एक होता है आंशिक अतिव्यापन या पार्शियल ओवरलैपिंग। पार्शियल ओवरलैपिंग या आंशिक अतिव्यापन, उसके आधार पर डिवाइडेशन होता है, जैसे कि अभी बता रहे हैं आंशिक अतिव्यापन। अब जैसे कि इधर देखो, 2 S ऑर्बिटल जब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, अतिव्यापन करेंगी, तो ये ज्यादातर एक दूसरे का कंप्लीट ओवरलैपिंग करेंगी। और जब जब ये इस प्रकार से कंप्लीट ओवरलैपिंग होगी तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बंध। तो हमेशा याद रखेंगे, यहीं पर हम लिख देते हैं, ध्यान से सुनो, यहीं पर लिख लो। जब पूर्ण अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। इंग्लिश मीडियम, सिग्मा का साइन हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक रहेगा। ये इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बकबक होती है, वरना तुमने कभी देखा है कि नीट लेवल पे या किसी भी प्रतियोगी बड़ी परीक्षा में या तो इंग्लिश मीडियम पूरा बैच या पूरा हिंदी मीडियम, क्योंकि इतने चीजें पढ़ानी है, आप एक एक चीज हिंदी अंग्रेजी में ही रह जाओगे। देखो इधर ध्यान से, पार्शियल ओवरलैपिंग जब जब होती है तो पाई बंध बनते हैं। आप इसका सिंबल याद रखिएगा, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कब बनेंगे? कंप्लीट ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग। तो कंप्लीट ओवरलैपिंग जब सिग्मा, एक S और 2 S ऑर्बिटल, लेकिन जब एक S और या 2 P ऑर्बिटल, चलो ले लेते हैं, जब 2 P ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं मैम, फिर क्या होता है? तो 2 P ऑर्बिटल एक दूसरे को इस प्रकार से जब ओवरलैप करेंगी, ऐसे,
कैसे? हॉरिजॉन्टल। कैसे? लंबवत। तो याद रखेंगे, तब यहां पर पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, पाई बंध बन। और यही पी ऑर्बिटल जब इस प्रकार से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी मैम, ऐसे, तो फिर याद रखेंगे यहां पर सिग्मा बंध बनेगा, सिग्मा। एक एस और एक पी की कहानी समझते हैं। तो जब एक और एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी तो भी यहां पर सिग्मा बंध। तो मेरी बात समझिएगा, ये कंडीशन क्या कह रहे हैं? क्या? हाँ, चलो, थैंक यू सो मच। इधर देखो ध्यान से। तो अब हम तुमसे प्रश्न पूछें, मॉक सेशन। मॉक सेशन ही बना देते हैं कि सिग्मा बॉन्ड विल टेक्स प्लेस। सिग्मा बॉन्ड, प्राची आंसर दो। सिग्मा बॉन्ड विल टेक प्लेस व्हेन, टेक प्लेस व्हेन, नंबर वन, overlapping between s and s orbital. Number two, two p orbitals partially, partially. Number three, one s and one p orbital partially, या none of these, या none of these। बताओ भाई। गौरव यादव हिंदी में ही चल रही हैं जी। तुम एक बात बताओ यादव जी, सच सच बताना, क्योंकि तुम्हारा कमेंट सिर्फ हम ही को दिख रहा है। और वैसे भी गुरुजी के सामने, माता पिता के सामने किसी प्रकार की शर्म नहीं। सभी ने, चाहे हिंदी मीडियम से 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ी हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हो, ऐसा कौन सा हिंदी मीडियम का टीचर है जिसने शुद्ध कक्षक 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 पढ़ाए हों? ऑर्बिटल्स ही बोला होगा ना। काय परेशान होते हो? इतना तुम लोग बुरा मत मानना। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नगरी में चले जाओ, दिल्ली ही आ जाओ, कभी मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, राजेंद्र नगर, तो तुमसे साफ कह दिया जाता है कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का जो हम कोर्स में पढ़ा रहे हैं, इसमें अगर आपका थोड़ा सा बेस क्लियर है, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम में अगर नहीं चिल्ला रहे हो, हालांकि टीचर का तो फर्ज बनता है आप कंसेप्ट दोनों में क्लियर करें, ठीक है, तो आपका 5-6 महीने में आराम से कोर्स, 4 से 5 महीने का जो वादा करते हैं आपसे फीस लेते हैं 30-32 हजार ऑफलाइन। और मोटी सी बात क्लास में, क्योंकि मैंने भी पढ़ाया है और मैं बहुत ऑनेस्टी के संग ये बात कह देती हूं, क्या कि बेटा अगर आपको क्लोरीन का सिंबल भी नहीं पता, आपको, कोई बात नहीं मुस्कान, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब 2 का पहाड़ा भी तुम्हें नहीं आता, पहाड़े नहीं आते हैं, तो मैथमेटिक्स में कोई क्या करा देगा। देखो आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई तो सिग्मा पाई बॉन्ड क्लियर हुए, सिग्मा पाई बॉन्ड क्लियर हुए। तो हमेशा याद रखिएगा इन ऑर्बिटल्स की भी क्या नाम है, ओवरलैपिंग होती है, उसके बेस पर सिग्मा और पाई बंध बनते हैं। एक बात हम यहां और लिखवा दें ताकि आपकी छूट ना जाए, याद रखना कि जो सिग्मा बंध होते हैं ये पाई बंध की तुलना में प्रबल बंध होते हैं, ये प्रबल होते हैं, मतलब इनका आपस में कंपैरिजन में बता रही हूं। और पाई बंध क्या होते हैं? ये दुर्बल बंध होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देती हूं जो कि आपसे अक्सर पूछ लेता है, इधर आओ। बेंजीन की संरचना में कितने सिग्मा तथा कितने पाई बंध पाए जाते हैं? C6H6। इधर आओ, इधर आओ, इधर तुम्हारे सामने काउंट करूंगी क्योंकि सबसे फेवरेट क्वेश्चन है सिग्मा और पाई बंध का, इसी क्लास में हम सॉल्व कराएंगे।
तो बेंजीन की संरचना हम पहले बना लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बाद में पहुंचेंगे, लेकिन आज हम पहले सिग्मा और पाई बंध काउंट करेंगे इसमें। इधर देखो मेरी तरफ, बोर्ड की ओर, चौंची आते नहीं है, चाहे लाइव क्लास हो चाहे सामने पढ़ाएं। एक चीज हम आगे बढ़े उससे पहले मैं तुम्हें लिखवा देती हूं, जब एक सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट, तो यहां पर एक सिग्मा का आप बॉन्ड काउंट करोगे, और जब जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई बंध काउंट करोगे। ध्यान से सुनो। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन में, इसमें तो नहीं है, अभी बताएंगे कैसे नहीं है, तो 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे। ये बात आप अपने साइड से कहीं लिख लेना, हमें इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है अभी यहां पर। तो ध्यान से देखो, इधर इधर सिंगल 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 सिंगल, डबल है कहां? डबल ये है, 1 2 3। तो पहले हम सिंगल काउंट कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 8 9, तो 9 सिंगल का मतलब क्या हुआ दोस्त? 9 सिग्मा। अब जरा पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड काउंट करो, तो पाई बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड सॉरी कितने हैं? 1 2 3, तो 3 डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? 3 डबल बॉन्ड का मतलब 3 सिग्मा और 3 पाई। तो अब टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 9 3। वेरी गुड, शाबाश। हुलसराम मेघवाल के नाम से आईडी है। सॉरी अगर मैं आपका नाम थोड़ा उच्चारण गलत लेती हूं, बट दिल से बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस प्रकार 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंध बनेंगे। आंसर आया है मेघवाल जी का। तो याद रखेंगे, बेंजीन की संरचना में 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंध होते हैं। आपको दोस्त मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्योंकि फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें सिग्मा और पाई बंध काउंट करने आए तुम्हें? बेंजीन की संरचना में सिग्मा और पाई बंध काउंट करने आए या नहीं? जल्दी बताओ। बेटू कह रहे हैं, हम अपने बेटे से बोलते हैं, छोटा आदत। प्राची सिंह, थैंक यू सो मच। 12 सिग्मा, हाँ प्राची को आ गया समझ में। प्राची इंग्लिश मीडियम की है, लेकिन वो पता है जो प्योर इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनको सच में दिक्कत आती है हिंदी मीडियम के बैचेस में, लेकिन जो सीखने के लिए बैठे होते हैं ना वो सीख ही लेते हैं। राइट प्राची? कमल, थैंक यू थैंक यू। इज इट क्लियर? एक और एग्जाम्पल लें। चलो बढ़िया, एक और जरा सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करके मुझे बताओगे। एसिटिलीन की संरचना में C2H2 हाइड्रोकार्बन है। एसिटिलीन की संरचना ये है, एल्काइन श्रृंखला का प्रथम यौगिक, द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्या नाम है, हाँ एल्काइन फैमिली। हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन, उनमें एल्काइन श्रृंखला, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। काउंट करके बताओ फटाफट। इधर आ जाओ, ये वाला ये याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई 1 सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई 1 सिग्मा, और सिंगल का मतलब सिग्मा। फटाफट काउंट करके बता। अच्छा, मनीष चौधरी जी ने आंसर दिया, लो भाई शाबाश, बढ़िया शानदार। ठीक है, तो देखो 2 पाई 1 सिग्मा और 2 सिंगल हो गए, तो पहले तो हमने यहां 2 पाई लिख लिए और 1 सिग्मा लिख लिया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का। फिर हमने एक सिंगल है तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा बॉय हो गए सिग्मा। कितने सिग्मा? ठीक है, 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। क्लियर? शाबाश। 3 सिग्मा, यही प्रश्न आते हैं। हो जाएगा किसमें? एसिटिलीन। कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल दूं, एक और में बताओगे, फिर हम मॉक क्वेश्चन लेंगे धड़ाधड़। चलो, एसिटिलीन में इसी प्रकार से हमें एसिटिलीन पूछिए, अब एथिलीन में बताओ। चलो
बताओ। C2H4। एथिलीन की संरचना में बताइए। एथिलीन। देखो दोस्त, हम तो तुम्हें जे डायग्राम बना के दे रहे हैं, लेकिन अगर उसने तुमसे डायरेक्ट ऑप्शन में ऐसे दे दिया तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी अगर तुम्हें पता है कि चार सेटिस्फाई करनी है, C2H4 हाइड्रोकार्बन में, हालांकि हम ये चीज आपको सिखाएंगे, ठीक है? तो यहां पर देखो ध्यान से, क्या बोला था? ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, और चार सिंगल का मतलब 4 सिग्मा, और डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई, तो हो गए 5 सिग्मा और 1 पाई, हो जाएगा। शाबाश। एक बात बोलूं, जब मॉक करवाओ ना तब असल में पता चलता कितने एस्पायरेंट्स लाइव बैठे हैं, वरना बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बस सुनते रहते कि मैडम बोलो। चलो मॉक सेशन बढ़ाऊं आगे, चलो ये पीडीएफ मैं आपकी डलवा दूंगी। ये देखो सब लिखा हुआ है, लिखने की चिंता तुम्हारी नहीं मेरी होती है। तो देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जाम्पल, इनमें से कौन प्रबलतम हाइड्रोजन बंध का एग्जाम्पल होगा? फटाफट बढ़ाओ। इनमें से कौन प्रबलतम हाइड्रोजन बंध का एग्जाम्पल होगा? जल्दी से बताओ, 10 मिनट है आपके पास। प्रबलतम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो चारों में तुम्हें मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो पूछा है, लेकिन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर। पहला है जल का, फ्लोरीन के संग ऑक्सीजन के संग है, दूसरे में फ्लोरीन के संग है, तीसरे में क्लोरीन के संग है। कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाइड्रोजन किसमें सबसे ज्यादा? वेरी गुड, शानदार। तो यहां पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज द राइट आंसर। कर ले जाओगे ना? अगला क्वेश्चन देखो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, उप सह संयोजक बंध निम्नलिखित में से किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन ब्लू में दे रखे हैं, इनमें से कौन सा निशान उप सह संयोजक बंध को प्रदर्शित करता है? गो विद राइट आंसर। सुपर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर रिलेटेड टू, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक संतृप्त होते हैं एक असंतृप्त, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अभी हाइड्रोकार्बन हमने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन क्योंकि सिग्मा पाई बॉन्ड है ना, डबल। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन से बंध पाए जाते हैं? डबल, ट्रिपल या बोथ, या नन ऑफ दीज? जल्दी से बताओ। नन ऑफ दीज। घर से उठवा लेंगे तुम्हें हम। क्यों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बेसिक अगर नहीं याद है, पाई, सिग्मा पाई नहीं पूछ रहे हैं, कहां लिखा है सिग्मा पाई? कहां सिग्मा पाई? हाँ अब आया, देखो सही आंसर। हाँ ठीक है हर्षित, अब आया सही आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जब कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड मिलते हैं तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन श्रृंखला के यौगिक कहलाते हैं। हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूंगी इसके बाद। और जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें आते हैं एल्कीन तथा एल्काइन। ऑलराइट, तो यहां पे सही आंसर है सी। सही आंसर क्या है आपका? सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर रिलेटेड टू विच बॉन्ड? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इतना तो अभी बताया हमने आपको। अगला क्वेश्चन देखो। विच इज नॉट रिलेटेड टू कोवलेंट बॉन्ड, इनमें से कौन सह संयोजक बंध से संबंधित नहीं है? जल्दी से बताओ, इनमें से कौन? जी मुस्कान, अरुण, एवरीवन। हाँ, इनमें से कौन सह संयोजक बंध से संबंधित नहीं है? हमने एक तुम्हें ट्रिक बताई थी ना, क्या? कि जब एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा, और अगर दोनों दोनों नॉन मेटल होंगे, बस यही तो पहचानना है तुम्हें, बस इतना टाइम कहां होगा उसमें पूरी कहानी ढूंढो बैठ के। तो याद रखेंगे, यहां पर इधर देखो, कार्बन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, लेकिन कैल्शियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल। तुम लोग यार इसमें कंफ्यूज, और तुम लोग दहाड़ दहाड़ के कहते हो, वरना
बुरा लगे भी कोई बात नहीं, कि मैडम जो ये आप पढ़ा रहे हो ना ये सिलेबस में नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं, मैं मेटल नॉन मेटल पहचानने नहीं आते, तुम क्या पढ़ाएं तुम्हें हम, ये बताओ पहले। लगी बुरी, लगी कोई बात नहीं, तो और खा लेना रोटी। मेटल नॉन मेटल नहीं पहचानने आ रहे तुमसे। कितने लोगों ने गलत आंसर दिया बताओ? एक दूसरे को देखकर अच्छा अच्छा कहना आसान है, आई अप्रिशिएट दैट। तो क्या मेटल नॉन मेटल नहीं पहचान पा रहे हो, पूरी पीरियोडिक टेबल में समझाने का प्रयास किया, ये वही वाली बात हो गई कि मैडम हमें पहाड़े सिखाओ, फिर तुम हमें चक्रवृद्धि ब्याज सिखाना। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज में तो तुम कमी निकाल रहे, कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। जल का अणु किस बंध का उदाहरण है? जल का अणु, शाबाश शाबाश मनीष, जल का अणु किस बंध का उदाहरण है? वाटर मॉलिक्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हिंदी में लिख देती हूं, कोवलेंट का मतलब सहसंयोजक बंध का एग्जाम्पल है, संयोजक बंध का, या हाइड्रोजन बंध का एग्जाम्पल है, या दोनों का एग्जाम्पल होगा, बोथ ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज। ये तो बता लोगे ना कि दोनों होंगे, क्यों बताओ, मुझे तो नहीं पता, तुम बताओ, दोनों होंगे। जल का अणु किसका एग्जाम्पल है? जल का अणु किसका एग्जाम्पल है? राजपाल प्रजापति, नाम लूं और लूं दो चार नाम, किस किस का नाम लूं? सबने बी चिल्लाया, बी 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 बी। तुम्हारी तुम यहीं झंड करेंगे, बाहर वाले तो बाद में करेंगे। इधर आओ, पहले तुम्हें चीख चीख के हमने बताया कि एक वाटर मॉलिक्यूल में यहां तो कोवलेंट बॉन्ड है, यहां तो कोवलेंट बॉन्ड है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमने तो कहीं पर नहीं लिखा प्रश्न में कि खाली इंटरमॉलिकुलर बताना, वाटर मॉलिक्यूल को मत टच करना। किसका एग्जाम्पल होगा? अब बताओ कामिनी, और बताओ इंद्र, आए ट्रैक पे, किसका एग्जाम्पल होगा? सी नहीं होगा, अब होगा सी। कोवलेंट बॉन्ड यहां पे काम करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिकुलर काम करेगा, बात खत्म, दोनों का एग्जाम्पल है, दोनों का एग्जाम्पल है, बिकॉज बोथ आर नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, वो तो ठीक है। तुम लोग इतने उसमें क्यों आ गए, इतने एनर्जी में हो गए कि दोनों नॉन मेटल हैं, आंख बंद करके इंकलाब जिंदाबाद कोवलेंट, भूल क्यों गए हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट? चाचा बताएंगे। अब आया सही, अब आया। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज तो देखो। इसका सही आंसर क्या था फिर? सी। हमने कहीं पर नहीं लिखा कि हमें कसम खा के इंटरमॉलिकुलर ही बताना, हमने तो पूरी कहानी पूछी। उमा, ठीक है, विच इज नॉट रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनमें से कौन कोऑर्डिनेट बंध से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन उपसह संयोजक बंध से संबंधित नहीं है? तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगी, वैसे तो तुम्हें इस क्लास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी कि अभी जल के अणु में हमने कहीं पर भी तुम्हें उपसह संयोजक बंध नहीं बताया है, ठीक है? तो यहां तो तुम आंख बंद करके आंसर दे सकते हो कि मैम अभी वाटर मॉलिक्यूल आपने पूरा पढ़ाया, कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन, तो यहां तो आंसर दे। लेकिन वैसे हम तुम्हें बताना चाहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ये कल की क्लास में कुछ हुआ भी था ऊंचा नीचा, इधर देखो। सल्फर एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 16, सॉरी 16, 8 नहीं। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 8, 6। ध्यान से देखिएगा जरा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2, 6। सल्फर डाइऑक्साइड 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी देखो देखो, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये आया सल्फर कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने कितने की शेयरिंग हुई? 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। इस ऑक्सीजन ने सल्फर के इन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज किया, इस सल्फर ने इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करा। 6, 2, 8, 6, 2, 8। कहानी भैया हम दोनों तो निपट लिए, ये तीसरा कौन बैठा है? अच्छा तुम्हें भी चाहिए?
ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनिएगा, ये कह गया भैया तुम दोनों निपट गए, हमारा क्या, हमें भी तो, तुम्हारे भी अष्टक पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तुम्हारी हो गई, तुम्हारी इधर हो गई, तुम दोनों तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में निपट गए, हमें भी तो कुछ चाहिए, हमें हमें कैसे पूरा होगा मेरा ऑक्टेट। तो याद रखना, सल्फर के पास अभी 2 पेयर बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 2 युग्म। तो ऐसी सिचुएशन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी सिर्फ ऑक्सीजन की हो। ध्यान से सुनना, कल अगर किसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं समझ में आए थे तो एक बार फिर से देख लो। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप सोच रहे हो कि मैडम ऐसा कर दो ना, इसको भी उठा के ऐसे करके घुमा दो ऐसे करके, तो ऐसी सिचुएशन में मैं फिर तुम्हें बता दूं कि ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा इधर के, तो इस सल्फर को भी जैसे इसके 2 काउंट करे, 2 और काउंट, उसके भी 2 काउंट करो, मतलब फिर कहानी ऐसी बनाओ कुछ। फिर बेचारे सल्फर का पता क्या होगा, इनका तो 8 पूरा हो गया, इनका भी 8 पूरा हो जाएगा, लेकिन सल्फर का क्या होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो जो ऑलरेडी अष्टक पूरा कर चुका है वो क्यों तुम्हारे 2 लेगा। तो ये नहीं होता। सल्फर में क्या होता है, ध्यान से आओ। हाँ, तो सल्फर में एक सल्फर और एक ऑक्सीजन के बीच तो डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जो अगला एटम होता है ऑक्सीजन का, उसकी तरफ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी है, अमोनियम में भी मिलता है। अमोनिया इज एन एग्जाम्पल। इधर देखो, एक पूछ रहा है क्लास एंड कब होगी, तुम्हें जाना, बाय गुड नाइट। इधर देखो बाकी लोग, NH3, NH3 में तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन चौथा जो जुड़ता है अमोनिया से, जो अमोनियम बनता है, अमोनियम आयन, फिर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट बनाता है जब, तो अमोनियम आयन जो चौथा हाइड्रोजन जुड़ेगा, वो कैसे जुड़ेगा, जो अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कल बच रहा था। हाँ, कोई बात नहीं कामिनी, अब देख लो इधर। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी साझेदारी की जाएगी किसको, हाइड्रोजन आयन को। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको नहीं पता तो मैं फिर से ये चीज हो सकता है पूछ ली जाए कि अमोनिया से जब अमोनियम आयन बनता है तो सबसे पहले तो बताओ कि इसमें कौन सा बंध होगा, तो कहना अमोनिया में 3 हाइड्रोजन के संग तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जो चौथा जुड़ता है ये हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में तो 1 इलेक्ट्रॉन तब भी होता है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का भी दान कर देता है तो ये भिखारी होता है। 9 इलेक्ट्रॉन के कक्षा पूरी करोगे, वो भी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दोगे तुम। ये कहानी होती है हाइड्रोजन आयन की। तो याद रखेंगे, अमोनिया के संपर्क में हाइड्रोजन एटम नहीं आएगा, हाइड्रोजन आयन के संग होगी बॉन्डिंग, और वो भी कौन सी बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। पूरा पूरा पेयर लेगा और अपनी के कक्षा पूरी करेगा। पेयर तभी तो दान करोगे ना जब दोनों इलेक्ट्रॉन ना हो, जब ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन एटम होगा, तो हाइड्रोजन का तो 1 इलेक्ट्रॉन होता ही होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। आई बात समझ में। तो ध्यान रखेंगे, अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। सल्फर क्या, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हमने तुम्हें क्लियर कर दिया यहां पर, इधर देखो, सल्फर डाइऑक्साइड में मैंने बता दिया, अमोनियम आयन में भी बता दिया, और ये कौन सा आयन है चौथा वाला जो दे रखा है, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा बोलो, हाइड्रोनियम। तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है इसको भी समझ लेते हैं यहीं पर। H2O में तो कहानी तुम सबको पता है कि मैम H2O ऐसे तो सिंगल वो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन साथ ही साथ तुमको मैंने ये भी तो बताया होगा कि इसमें 2 पेयर बच रहे होते हैं। याद ना हो तो फिर से देख लो भैया, कोई बात नहीं, पैसे दिए हैं तो मैं पूरी बात बताएंगे। इधर देखो, हाइड्रोजन लाओ, एक हाइड्रोजन लाओ भैया देव। ऑक्सीजन ने कहा अच्छा 6 7 8,
लेकिन ध्यान से देखो बोर्ड की ओर, ऑक्सीजन के 6 में से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो आमने सामने हाइड्रोजन्स ने शेयर कर रखे हैं। कितने पेयर हैं जो अभी भी अनटच्ड हैं, जो सिर्फ ऑक्सीजन ने यूज करे हैं? तो अभी ऐसे पेयर हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो दो, अब यही हम तुमसे प्रश्न पूछ लें कि जल के अणु में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं अगर 5 मिनट हम ले लें तुम्हारे? जल के अणु में, रिंकू इधर देखो क्लास में, कितने, खाली इतना ही पूछ लिया तुमसे हमने, आगे कोऑर्डिनेट पूछना ही नहीं है। जल के अणु में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 पेयर पूछा है तो 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन वो कभी ऐसा ऐसे पूछता नहीं है, वैसे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको शेयर कर लिया जाएगा? वैसी ही कहानी हाइड्रोजन आयन को। पूरी तरीके से भिखारी, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, के कक्षा पूरी करोगे मियां तुम। तो ऐसी सिचुएशन में H2O से H3O स्टिवाइन, और इसको हम फिर से बता दें क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 नहीं मोहित, 4 नहीं, 2 लोन पेयर ऑफ पेयर मतलब एक जोड़े को एक काउंट करोगे। बात आ गई समझ में? तो हमने यहां पर तुम्हें तीनों एक्सप्लेन कर दिए। तो अब तक हमने टोटल कितने एग्जाम्पल सीखे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के? कल सीखा था अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। आज हमने 3 और सीखे, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम। ठीक है? हाँ, पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है, ओके। तो जल में क्या ये कौन है? उपसहसंयोजक बंध से संबंधित नहीं है, जल में नहीं है कुछ भी। हो जाएगा? हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन स्ट्रक्चर? अभी हमने तुम्हें कराए थे 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंध। अगला, CCl4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जेबी नॉन मेटल, जेबी नॉन मेटल, आंख बंद करके टिक करो, सह संयोजक बंध। और प्रश्न देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? एकल सह संयोजक बंध, सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट या हाइड्रोजन बॉन्ड? क्या पूछा? इनमें से कौन प्रबलतम है? वीकेस्ट नहीं पूछा है आपसे। अशोक कुमार आ गया, थैंक यू। चलो, तो सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट। ट्रिपल कोवलेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हियर। अब यही प्रश्न अगर हम तुमसे पूछते इनमें से कौन दुर्बलतम बंध है, वीकेस्ट बॉन्ड है, तो आपका आंसर होता हाइड्रोजन। और देखो, सह संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन स्थान लेती है। तुम्हारी अगली क्लास किसकी हमें पता नहीं। सह संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन क्या स्थान लेती है? शेयरिंग, साझेदारी स्थान लेती है। डोनेशन नहीं, एक्सेप्शन नहीं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी है। ट्रांसफर वो भी नहीं है ना, तो साझेदारी स्थान लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? इनमें से कौन प्रबलतम बंध का उदाहरण है? सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट या हाइड्रोजन बॉन्ड? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ट्रिपल कोवलेंट इज द राइट आंसर। हो जाएगा। इसमें दुर्बलतम बंध कौन से होंगे? सिंगल कोवलेंट, डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड? इनमें अति दुर्बल बंध कौन से होंगे? जल्दी से बता दो। अच्छा ठीक है, ओके। राहुल मलिक कह रहे नहीं मैम आपकी लास्ट क्लास होती। अच्छा, ऐसा तो नहीं डिनर करने के लिए बैठे हो? कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो दुर्बलतम, एक चीज याद रखना, सबसे नीचे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के सामने अगर ऑप्शन है वॉन्डरवॉल फोर्सेस तो टिक करोगे, नहीं तो आंख बंद करके कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली अमोनियम क्लोराइड भी एक्सप्लेन कर देंगे शैलेश। हाँ, तो हीरे की चतुष्फलकीय संरचना में कौन सा बंध पाया जाएगा? कोई बताएगा? शैलेश हमने तुम्हारी बात पढ़ ली, ये मत सोचना नजरअंदाज। कल चलते चलते कोई बोला था वंडरवाल फोर्सेस, हमने कहा था कल जरूर बता देंगे इसको। हाँ जल्दी बताओ। हीरे की
चतुष्फलकीय संरचना के मध्य कौन सा बंध होगा? हीरे में सिंगल सिंगल नहीं है यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? जल्दी बताओ प्लीज। बस कोवेलेंट बॉन्ड होगा। हीरा है तो क्या हुआ? है तो कार्बन कार्बन के बीच की ही कहानी, समचतुष्फलकीय संरचना। कोवेलेंट बॉन्ड इज द राइट आंसर। सिग्मा बॉन्ड्स टेक्स प्लेस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, हाँ, जब दो ऑर्बिटलों के मध्य डैश अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनते हैं। कैसा अतिव्यापन? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है, या फिर स्फेरिकल? जल्दी से बताओ। तो याद रखना, हॉरिजॉन्टल कंप्लीट ओवरलैपिंग और वर्टिकल ऐसी होती है। सॉरी सिग्मा पूछा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्टिकल होगी तो बाई होगी ना, सॉरी सॉरी, हॉरिजॉन्टल है ना, कि जब हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग हुई पी ऑर्बिटल के बीच सिग्मा, और यही अगर ऐसे ऐसे हुई, ऐसे ऐसे, तो पाई। याद रखोगे? तो यहां पे सही आंसर होगा तुम्हारा कि दो सिग्मा, क्या पूछा है? सिग्मा बॉन्ड्स टेक्स प्लेस। तो सिग्मा बंध कब बनते हैं? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। विच बॉन्ड्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द पोलैरिटी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स? बताओ बताओ बताओ। हाँ, जब दो अणुओं के मध्य ध्रुवीयता स्थान ले लेती है तो हाइड्रोजन बंध अपना स्थान लेते हैं। CCl4 किसका उदाहरण है? अभी हमने डिस्कस किया था, किसका होगा? कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल होगा। अमोनिया के एक अणु में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बताओ बताओ, अमोनिया में कितने लोन पेयर? अच्छा निखिल कश्यप, क्लास पे ध्यान दो। अमोनिया में आज दे ले 5-10 मिनट दे दो, हम भी बड़े मन से बना के लाए तुम्हारे लिए मॉक सेशन, तुम लोग कहते हो मॉक। इधर देखो, कोई बड़ी बात नहीं होगी, अभी हम लपेट दें क्लास और बिना आंसर बताए तुम्हें ऐसे ही PDF डलवा देंगे, उसमें क्या है, फिर आंसर अपने आप ढूंढ लेना, ऐसे थोड़ी होता है। देख लो 2 मिनट लगेंगे। अमोनिया के एक अणु में, अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या होगा? 1। 2 कौन चिल्लाया? कुछ नहीं हो सकता। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देन बाय 12 सिग्मा 3 पाई बंध, ठीक। तो ये प्रश्न मैं लेके आई थी क्लास के माध्यम से, चीजें समझा सकूं आपको। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुभ रात्रि, खाना पीना खाओ पियो जाके, अपना ध्यान रखना और चीजों से घबराना मत। एक चीज अगर तुम्हें अब तक थोड़ा सा भी मेरी क्लास पे भरोसा हुआ हो तो दोस्त मेरी बात सुनना, क्वेश्चन पूछने का तरीका घुमा देंगे। अब तुम SSC वाले नहीं हो जो तुमसे पूछेंगे कि तरल धातु बताओ, हाइड्रोजन से सॉफ्ट मेटल बताओ, चाकू से कटने वाली धातु बताओ। पूछने का तरीका बदल देंगे। वही चीज तुमसे पूछेंगे, उन्हीं प्रॉपर्टीज को पूछेंगे, केमिस्ट्री के उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पूछेंगे, बट थोड़ी सी लैंग्वेज डिफर कर देंगे। एक बात हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ इनमें से मेटल कौन है और कौन सा नॉन मेटल है, ऐसे पूछ सकते हैं। और इसी बात को अगर हम थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन विद्युत का अच्छा चालक होगा, है ना, तो बात वही पूछी है कि आपको मेटल नॉन मेटल पहचानने हैं। बात आ गई समझ में मोहित? तो प्रैक्टिस करिए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो लैंग्वेज कुछ भी हो तुम क्रैक करोगे। तो अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।